फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और हम लेकर चल रहे हैं अपना एडमिशन ऑफ द पार्टनर। हम एडमिशन ऑफ द पार्टनर में ऑलरेडी आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और रेशियोज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इससे पिछली वीडियोस में मैंने आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स बताए थे। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एन एनी रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल के डिफरेंट मेथड, हिडन गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। और आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसके थ्रू एडमिशन, रिटायरमेंट, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं इजी तरीके से, जैसे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड प्रॉफिट। तो ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड प्रॉफिट, कौन कौन से रिजर्व्स हैं, कौन कौन से प्रॉफिट्स हैं, यानी बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी और असेट साइड में कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो डिस्टर्ब कर सकती हैं हमें एडमिशन और रिटायरमेंट के समय। तो आज हम उन कुछ पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास होता है जनरल रिजर्व, हमारे पास होता है रिजर्व फंड। भाई जनरल रिजर्व फंड होता तो नाम एक ही है, वर्क्समैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। ये कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जिन्हें हमें बहुत अच्छे तरीके से अपने यहाँ डिस्कशन में लेकर आना है। जैसे कंटिजेंसी रिजर्व, क्लियर हो गया ना हमारा। तो अभी कौन कौन से रिजर्व हो गए हमारे पास? जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्क्समैन कंपनसेशन फंड, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो इन सभी चीजों को हम यहां पर इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले से, स्टार्टिंग इन जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड। तो जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड हमारे पास बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में होता है। अगर ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो हम इसको बहुत सिंपल वे में डायरेक्ट ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यानी कि लायबिलिटी साइड में यदि कोई भी चीज गिवन है, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया इससे रिलेटेड, तो हम डायरेक्ट एक एंट्री के थ्रू उन्हें खत्म कर सकते हैं। यानी कि जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। यानी कि अब ये चाहे जनरल रिजर्व हो चाहे रिजर्व फंड हो, कहने का पर्पज ये है कि कुछ फंड ऐसे हैं जो फ्री हैं, फ्री फ्रॉम चार्ज, यानी कि उसमें कोई चार्ज नहीं है। तो उन सभी रिजर्व्स को, फंड को, तो चाहे आप रिजर्व फंड कीजिए चाहे आप जनरल रिजर्व कहिए, इसके अलावा एक चीज और हो सकती है जिसका नाम है पीएल। तो इसी तरह से कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है हमारा लायबिलिटी साइड में, तो उसको भी हम पुराने पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जो खास बात रहेगी कि हमेशा कुछ भी चीज आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो हमेशा ओल्ड रेशियो में ही होगा। ये आप गलती नहीं करेंगे कि कुछ भी आप डिवाइड कर रहे हैं, चाहे वो लायबिलिटी से डिवाइड कर रहे हैं चाहे आप असेट से डिवाइड कर रहे हैं, वो हमेशा ओल्ड रेशियो में ही होगा। चाहे आप एडमिशन में कर रहे हैं चाहे आप रिटायरमेंट में कर रहे हैं। देखिए, सबसे मेन जरूरी चीज यह है कि एडमिशन और रिटायरमेंट के कंसेप्ट में आप कोई मिस्टेक ना करें। एडमिशन में कोई पार्टनर आ रहा है, रिटायरमेंट में जा रहा है, कंडीशन वही है सेम टू सेम। जब कोई पार्टनर आ रहा है अभी तक वो पार्टनर नहीं है, सब कुछ पुराने का है। जब कोई पार्टनर जा रहा है तब भी तो सबका ही है। जो पार्टनर जाएगा वो आज के बाद जाएगा, तो आज तक की सभी चीजों में वो पार्टनर है। इसी तरह से एडमिशन में भी जो नया पार्टनर आ रहा है वो अभी किसी चीज में पार्टनर नहीं है, अभी तो पुराने पार्टनर्स ही सभी चीजों में है। यानी कि इन सब चीजों की ट्रीटमेंट हम नए पार्टनर के एडमिट होने से पहले कर रहे हैं। एक तरह से हम उसी समय कर रहे हैं, लेकिन कहने का पर्पज यह है कि उसके आने से पहले, उसको पार्टनर बनाने से पहले हमें ये सब चीजें एडजस्ट करनी है। यानी लायबिलिटी साइड में अब हमारे पास पीएल अकाउंट दिया हो, जनरल रिजर्व अकाउंट दिया हो, या कभी कभी दे देता है कंटिजेंसी रिजर्व। और यदि उस रिजर्व में भी कोई चार्ज नहीं है, मेरा कहने का पर्पज यह है कि अगर किसी में कोई चार्ज नहीं है तो उन सभी को आप बांट सकते हैं, और बांटने का तरीका यही होगा कि पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट जो भी क्वेश्चन में दिए हो वो आपको क्रेडिट करने हैं और इनको आपको डेबिट करना है। तो चाहे वो पीएल अकाउंट डेबिट है, चाहे वो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट है, और भी हो सकते हैं कंटिजेंसी रिजर्व। मैं आपको और नाम बता देता हूं, कंटिजेंसी रिजर्व, इसी तरह से वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व। लेकिन ध्यान देना आपको कि जो वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व्स हैं ये केवल तभी बटेंगे जब इनके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी क्वेश्चन में मेंशन ना हो।
तो इसलिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन भी समझेंगे। तो जनरल पॉइंट्स को आप समझिए कि कुछ और पॉइंट ना हो। क्लियर हो गया हमारे पास? तो देखिए पीएल जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, कहने का पर्पज मैं बार बार बता रहा हूं कि फ्री, यानी कि उनके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी हमारे पास नहीं है, कोई लायबिलिटी हमारे पास नहीं है। तो इसी में ले लेते हैं एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को एक बार समझ लेते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अब इसमें एक रिजर्व और होता है, अभी कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक होता है ईपीएफ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। ये आप बहुत प्रॉपर तरीके से समझें कि ईपीएफ, अगर इसके बारे में कोई डिटेल नहीं दी है तब भी हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ईपीएफ एम्प्लॉइज का पैसा है जो उन्हें हमें लौटाना ही है। दैट मीन्स कि ईपीएफ एक प्योर लायबिलिटी है, प्योर लायबिलिटी है, जैसे क्रेडिटर्स होते हैं, जैसे बीपी होता है, जैसे लोन होता है, तो सेम ईपीएफ है। यानी ईपीएफ की ट्रीटमेंट आप ऐसे कीजिए जैसे कि आप प्योर लायबिलिटी की कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं वर्कमैन कंपनसेशन। वर्कमैन कंपनसेशन थोड़ा डिफरेंट तरीके का है। इसमें आपको समझना होगा कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट में आपको कोई क्लेम तो नहीं दिया हुआ, यानी क्वेश्चन की एडजस्टमेंट में। जरूरी नहीं है कि एडजस्टमेंट हो, नहीं है तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, जैसे पीएल डिवाइड किया, जैसे जनरल रिजर्व डिवाइड किया, वैसे ही कंटिजेंसी रिजर्व, उसी तरह से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। लेकिन यदि कोई लायबिलिटी है तो वो आपको समझनी होगी। तो इसकी कुछ सिचुएशंस हम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? कुछ सिचुएशंस बना लेते हैं, जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना रहे हैं कि भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये तो डेबिट होना ही होना है, डेबिट तो ये होना ही होना है, ये नहीं कि डेबिट नहीं होना, क्योंकि लायबिलिटी साइड में, तो लायबिलिटी साइड में कोई भी चीज है उसे समाप्त करना है मुझे। भाई कोई प्योर लायबिलिटी है तो रखना है, जैसे मैंने कहा एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये प्योर लायबिलिटी है, क्रेडिटर है, बीपी है, लोन है, तो ये तो प्योर लायबिलिटी, ये तो बैलेंस शीट में रहेंगी, इनको टच नहीं करना है। ये तो केवल रीअसेस हो सकती हैं, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की बात चल रही थी, अगर इसके अगेंस्ट कोई क्लेम है तो आपको क्या करना होगा कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब अगर कोई क्लेम है तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट आ जाएगा हमारे पास, और बाकी की अमाउंट बांट दी जाएगी टू ओल्ड पार्टनर्स। और ये आप मिस्टेक बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे वो कैपिटल है ऑब्लिक चाहे वो करंट अकाउंट है, इस बात से भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कैपिटल अकाउंट अगर हमारे पास फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट में डालेंगे, अदरवाइज कैपिटल अकाउंट में जा रहा है, फ्लक्चुएटिंग में तो हमेशा कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फ्री है तो डायरेक्ट बढ़ गया ओल्ड पार्टनर्स में, लेकिन अगर कोई लायबिलिटी है तो लायबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट के नाम से हमारे पास क्रिएट हो जाएगी। अब क्या करना है आपको, तो इतनी लायबिलिटी तो आपके पास लायबिलिटी साइड में जाएगी, और बाकी अमाउंट मैंने बांट दी है पार्टनर्स को, और बांटने का तरीका आप भूलेंगे नहीं, हमेशा ओल्ड रेशियो में। कंफर्म है बिल्कुल? नेक्स्ट देखिए, अब ये तो जब हुई लायबिलिटी कि जब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कम है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कम है, भाई क्लेम है कम, रिजर्व है ज्यादा। इसकी अपोजिट सिचुएशन भी बन सकती है, अपोजिट सिचुएशन भी बन सकती है कि हमारे पास जो क्लेम है, हमारे पास जो क्लेम है वो क्लेम हमारे रिजर्व से भी ज्यादा हो सकता है, क्लेम हमारे रिजर्व से भी ज्यादा हो सकता है। तो यदि क्लेम रिजर्व से ज्यादा है तो अब सिचुएशन देखिए कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये तो डेबिट होना ही होना है भाई, ये तो समाप्त करना है मुझे। लेकिन जो क्लेम है टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और अगर ये ज्यादा है, एक्सेस है, तो ये अमाउंट कम हुई, ये अमाउंट ज्यादा हुई, तो जो इसका डिफरेंस है, डिफरेंस दो साइड बताई थी मैंने। एक डिफरेंस ये था कि वर्कमैन कंपनसेशन तो रिजर्व ज्यादा है, क्लेम कम है, तो बचा हुआ अमाउंट पार्टनर्स में बांट देंगे। लेकिन यदि रिजर्व हमारे पास कम है और क्लेम ज्यादा है, क्लेम ज्यादा है, तो हम इसको ले जाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कहां ले जाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ध्यान से पढ़ रहे हैं आप क्वेश्चन को, इस पॉइंट में आप मिस्टेक नहीं करेंगे। यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को समझना होगा कि क्लेम अगर नहीं है तो जैसे पीएल, जैसे जनरल रिजर्व, जैसे कंटिजेंसी रिजर्व, सेम उसी में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। लेकिन यदि क्लेम है
तो वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व को डिवाइड करने से पहले जो अमाउंट क्लेम की है वो क्लेम में ट्रांसफर होगी, बची अमाउंट बटेगी। लेकिन अगर इसका भी अपोजिट हो जाता है कि रिजर्व है कम, क्लेम है ज्यादा, तो बाकी पैसा आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। और फिर जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, असेट्स और लायबिलिटी को आप रिवैल्यूड करोगे, तो उसके बाद जो प्रॉफिट लॉस होगा फिर वो वापस पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। चाहे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो या क्रेडिट हो, वो तो बेस करेगा ना कि अगर रिवैल्यूएशन पर हमें फायदा हो रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे, वरना वो डेबिट हो जाएंगे। वो तो सेम कंसेप्ट है, उसमें कहीं कंफ्यूज नहीं होना है हमें। तो अब देखिए, अब तो ये जो लायबिलिटी साइड के कुछ टर्म्स हैं, इनको अगर हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो फिर हमें कोई समस्या इनमें नहीं आने वाली है। ठीक है जी, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ईएसआई तो क्लियर हो गया हमारा। अब मैं एक दो पॉइंट्स और ले लेता हूं। एक होता है असेट साइड में। कौन साइड में? असेट साइड। जिस तरह से हम लायबिलिटी साइड की सभी चीजों को कवर कर रहे हैं, ऐसी असेट साइड में हमारे पास है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट या पीएल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट या पीएल। तो यदि उन दोनों में से कोई चीज है तो इसकी जस्ट अपोजिट एंट्री बन जाएगी। क्या बनेगी भाई? लायबिलिटी में है तो पार्टनर्स के अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, और यदि असेट्स में ऐसी कोई चीज है तो डेबिट हो जाएंगे। यानी कि यही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो कि क्रेडिट हो रहा है, ये सब हो जाएंगे डेबिट। यानी कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल यदि लॉस है तो, और टू वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व। यानी दोनों पॉइंट्स आने हैं हमारे पास। तो लायबिलिटी साइड और असेट साइड के मेन टॉपिक तो यही थे कि भाई असेट साइड में क्या है, एक गुडविल और होती है। अगर गुडविल है तो गुडविल भी ऐसे ही डिवाइड हो जाती है। ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई था कि गुडविल तो हमेशा राइट ऑफ करनी ही करनी है आपको। बैलेंस शीट में अब गुडविल तो हमें शो करनी ही नहीं होती, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 हमसे कहता है कि कोई भी जो इंटेंजिबल असेट्स है जिसे आपने पैसे देकर नहीं खरीदा है, यानी परचेज नहीं किया है, आप उसे बुक्स में नहीं रखेंगे। इवन परचेज को भी आपको राइट ऑफ करना है। क्लियर? तो हम यहां राइट ऑफ कर देंगे गुडविल को, तो गुडविल तो वैसे ही राइट ऑफ हो जाएगी। जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है डेबिट, गुडविल डेबिट, पीएल डेबिट। असेट साइड में नॉर्मली ये तीन चीज होती हैं। और जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये समझ रहा ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहे हैं और ये तीनों चीजें हमारी क्रेडिट हो गई। क्लियर है क्रेडिट में कि भाई ये तो डेबिट था, ये क्रेडिट था, और असेट्स की अमाउंट है तो फिर पार्टनर्स डेबिट और ये सब चीजें क्रेडिट। यानी कभी भी असेट साइड से किसी भी चीज को समाप्त करना है तो हमें उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, और लायबिलिटी साइड से खत्म करना है तो हमें उन्हें डेबिट करना पड़ेगा। भाई जब तक अपोजिट नहीं करेंगे वो खत्म कैसे होंगे? तो खत्म करने का तरीका तो यही है ना हमारे पास। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट। अब हम कुछ और टेक्निकल पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं। जैसे कि टेक्निकल पॉइंट होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। क्या होता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब हम उसको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बेसिकली है क्या? मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हम प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, बनाते हैं किसके लिए? अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज में कोई लॉस हो रहा है, ध्यान देना, लॉस हो रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट जो मेरी असेट साइड में है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड लायबिलिटी साइड में है, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस होती है तो वो रिडक्शन रिवैल्यूएशन अकाउंट में चार्ज नहीं करते। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नहीं है तो करना है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है तो फिर उस लॉस को हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से चार्ज करेंगे। ठीक है? तो तीन सिचुएशन यहां मेंटेन कर लीजिए। एक सिचुएशन तो ये कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज ही नहीं होना, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का क्या रोल है, उसे डिवाइड कर दीजिए। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। यहां ध्यान देना है आपको कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके बेटा? अब ये होना किस रेशो में है, ये आपको गलती नहीं करनी है। कोई भी चीज आप डिवाइड कर रहे हो हमेशा ओल्ड रेशो। अब अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस होती है, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कम होती है, तो जितनी कम होती है यानी इन्वेस्टमेंट पर जितना लॉस हो रहा है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में जाएगा। देखिए एग्जांपल में कि जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है मेरा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और बाकी हम बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सिचुएशन वही, ओल्ड रेशो में ही। ठीक है ना? अब
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन पूरी तरह समाप्त हो गया, कोई लॉस नहीं था। यहां लॉस था फिर भी समाप्त हो गया, क्योंकि जितना लॉस था वो तुमने इन्वेस्टमेंट का काट लिया और बाकी पार्टनर्स का। ऐसा भी हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तो है कम और इन्वेस्टमेंट पर मुझे लॉस हो गया ज्यादा का। अब लॉस हो गया ज्यादा का तो पार्टनर्स के लिए तो बचता नहीं है, तो क्या सिचुएशन होगी कि भाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो मेरे पास अवेलेबल है उसे तो मैं डेबिट करूंगा ही करूंगा, और टू इन्वेस्टमेंट का लॉस है ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है कम, तो इस लॉस को हम ट्रांसफर कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और फिर रिवैल्यूएशन से पार्टनर्स में बट ही जाता है, वो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का कंसेप्ट का पार्ट है, आप समझ ही रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर। अब एक और टेक्निकल पॉइंट मैं ले लेता हूं और वो है डेटर। जनरली बच्चे जो गलतियां करते हैं वो डेटर और डेटर की प्रोविजन पर गलतियां करते हैं। बैलेंस शीट में डेटर दिया हुआ है, ठीक है, अब उसकी एडजस्टमेंट दी है, डेटर्स पर 5% प्रोविजन बनाइए, तो जितने भी डेटर्स हैं उनका 5% उठाइए, यानी कि 10,000 रुपए के डेटर्स हैं। एक फ्लैट एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए हमारे पास 18,000 रुपए के डेटर हैं, हमारे पास 18,000 रुपए के डेटर हैं, तो 18,000 रुपए का वो कहते हैं प्रोवाइड प्रोविजन 5% ऑन डेटर, तो 18,000 का 5% 900 रुपए का हम प्रोविजन बनाएंगे और इस प्रोविजन को हम रिवैल्यूएशन में डाल देंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। लॉस हो गया ना भाई, मेरी असेट्स की वैल्यू कम कर रहे हो तो असेट्स उसमें हमारा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड में क्या किस नाम से, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, और यहां वो डेटर से माइनस हो जाएगा बैलेंस शीट। क्लियर बिल्कुल। जर्नल एंट्री बनाना चाहते हैं, जर्नल एंट्री बन जाएगी भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है हमारे पास कि डेटर्स तो हैं साथ में प्रोविजन भी है। लेट एग्जांपल लेते हैं कि 18,000 के तो हमारे पास डेटर हो गए, 2,000 रुपए का हमारे पास प्रोविजन हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। अभी दोनों ले लिए मैंने भाई, बैलेंस शीट में हमें डेटर दिए होते 18 लेस 2,000 का प्रोविजन, ठीक है, और 16,000 बैलेंस शीट में। अब नीचे वो मुझसे कह रहा है, डबल लाइन दे दी उसने मुझे, वो कह रहा है बैड डेब्ट हो गया, एक पर्टिकुलर अमाउंट बता दी कि 1,500 रुपए बैड डेब्ट हो गया। अब बैड डेब्ट कितना हो गया आपके पास 1,500 रुपए, और फिर वो हमसे फिर वही कह रहा है कि डेटर्स पर 5% प्रोविजन बनाना है, ठीक है, बैड डेब्ट कितने हो गए आपके 1,500 और 5% प्रोविजन बनाना। तो ध्यान देना कि जो आपके 18,000 रुपए के डेटर्स हैं इसमें से 1,500 रुपए बैड हो गए, यानी कि टोटल डेटर हैं उसमें से हटाना है आपको। तो इसमें से आपने हटा दी, कितने बचे आपके पास 16,500, और अब जो बचा इसका 5% आपको बनाना है प्रोविजन। तो 16,500 का 5% प्रोविजन बना लीजिए, कितना हो गया 825। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है हमें कि क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, इसके अकॉर्डिंग अब चलते चले जाइए। सपोज किया मैंने कि 18,000 रुपए के डेटर हैं, इस पर 2,000 का प्रोविजन है, तो काट कर 16 के हो गए, लेकिन अब नीचे इंफॉर्मेशन दी है कि 1,500 रुपए के बैड डेब्ट हो गए, तो बैड डेब्ट सबसे पहले डेटर में से माइनस कर देंगे, उधर आप चाहें तो प्रोविजन से माइनस कर लीजिए। दो तरीके समझाता हूं कि डेटर 18 के थे, 1,500 रुपए का बैड डेब्ट हो गया, 16,500 के बचे, और 16,500 का 5% प्रोविजन, यानी कि आपको केवल 825 रुपए का प्रोविजन बैलेंस में रखना है। यानी कि अब आपकी बैलेंस शीट में जो अमाउंट आएगी 16,500 और 825 रुपए आप उसमें प्रोविजन के काटेंगे, तब आप अमाउंट बैलेंस शीट में आप इसे शो करेंगे। बैलेंस शीट में शो करेंगे, बैलेंस शीट में कितने आएंगे डेटर, जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो डेटर आएंगे 16,500 माइनस 825। अब लॉस कितने का हो, अब ये जो बैड डेब्ट है मेरे को 1,500 रुपए, इसके लिए मैंने पहले से ही प्रोविजन कितने का बना रखा है 2,000 रुपए का। कितने का प्रोविजन है मेरे पास, मेरे पास तो ऑलरेडी 2,000 रुपए का प्रोविजन है। अगर मेरे पास 2,000 रुपए का प्रोविजन है तो इसमें से 1,500 रुपए के बैड डेब्ट मैं काट भी दूं तो अभी भी मेरे पास प्रोविजन है 500 रुपए का। और प्रोविजन बनाना कितने रुपए का है, प्रोविजन बनाना है हमें टोटल 825 रुपए का। तो 825 रुपए के प्रोविजन में से 500 रुपए आप माइनस कर दीजिए, तो 325 रुपए
आपको प्रोविजन बनाना है, यानी कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसके डेबिट साइड में आप लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, केवल 325 रुपए, और आपका जो डेटर वाला कंसेप्ट है ये समाप्त। इस पर ध्यान दे लीजिए, गलत कर देंगे हम क्वेश्चन को एग्जाम में जाकर। मैंने देखा है, लगातार बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, ये प्रॉब्लम हमारे सामने आती है कि भाई टोटल डेटर 18, इसमें से 2 कम कर दिए, बैलेंस शीट में 16 लिखा हुआ है। अब यहां समझना नीचे क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा भाई, कई तरीके हैं। एक तो ये कहता है कि ऑल द डेटर्स आर गुड, कुछ नहीं कहा उसने, सीधा लैंग्वेज नीचे दे दिया ऑल द डेटर्स आर गुड। दैट मींस कि आपके डेटर 18 के 18 हैं, आपने जो 2000 का प्रोविजन बना रखा है वो वेस्ट है, तो सीधा 2000 रुपए का फायदा हो गया हमें। और बैलेंस शीट में डेटर अब 18 माइनस 2 नहीं लिखने हैं, पूरे 18 लिखने हैं, और 2000 रुपए रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाई साइड में हमें प्रॉफिट हो गया, सारे डेटर गुड है। अब यहां पर वो कहता कि प्रोविजन बनाइए 5%। अब दूसरी सिचुएशन, मैं सिचुएशन, पहली सिचुएशन कि ऑल द डेटर्स आर गुड, तो बैलेंस शीट में डेटर पूरे 18 और 2000 रुपए का फायदा। फिर दूसरी सिचुएशन में कहता है कि डेटर्स पर प्रोविजन बनाइए 5%, तो 18,000 रुपए का 5% कितना होता है, 18,000 रुपए का 5% निकाल लीजिए, 900 रुपए हुआ, है ना। और प्रोविजन के लिए जो दिया हुआ है वो पहले से ही 2000 रुपए है, और बनाना कितना है 900 रुपए। 1100 रुपए का अब भी फायदा है, 1100 रुपए रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाई साइड में, और 18,000 में से केवल 900 रुपए कट रहे हैं। अब अगर इसी बात को 10% कहता तो 18,000 का 10% तब भी 1800 रुपए ही होता, और हमारा प्रोविजन पहले से ही 2000 रुपए का है, तब भी 200 रुपए का फायदा होता रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाई साइड में। समझ रहे ना। यहां पर हमसे नई बिल्कुल टेक्निकल बात दे दी कि भाई डेटर भी है, प्रोविजन भी है, प्रोविजन के साथ नीचे बैड डेब्ट भी है और न्यू प्रोविजन भी है। तो सबसे पहले बैड डेब्ट कटेंगे, यानी डेटर में से पहले बैड डेब्ट काटे 16,500, इसका 5% 825 का प्रोविजन बनाना है। अब आप देखिए आपका टोटल प्रोविजन कितना है, आपके पास टोटल प्रोविजन है 2000 रुपए का, जिसमें से 1500 रुपए तो बैड डेब्ट के कट गए, कितने बचे 500 रुपए। बनाना है प्रोविजन 825 का, तो 325 रुपए का न्यू प्रोविजन बनाना है, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा, ठीक है, और डेटर्स में से माइनस हो जाएगा। जैसे पहले 18 में से 2 माइनस करते, अब ये जो माइनस करके दिखा दी ना मैंने, 16,500 माइनस 825, ये पूरी अमाउंट है आपकी, टोटल एग्जैक्ट ये वाली अमाउंट हो जाएगी। आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको जो वहां माइनस होना है वो 16,500 माइनस 825 ही होना है, 325 नहीं होना। 325 का तो लॉस हुआ जो आपको रिवैल्यूएशन में डालना है। तो आप एंट्रीज में कहीं कंफ्यूजन है तो मैं आपको एंट्री समझाऊं। भाई प्रोविजन 1500 रुपए का किसमें बनाया प्रोविजन हमने, देखिए कि भाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट। जो 2000 का प्रोविजन था उसमें से 1500 रुपए का प्रोविजन बैड डेब्ट में डाल दिया। अब प्रोविजन तो प्रोविजन समाप्त हो गया, प्रोविजन तो क्रेडिट होता है, डेबिट कर दिया, तो प्रोविजन 2000 में से 500 रुपए का रह गया। बैड डेब्ट हमने यहां डाल दिया, तो बैड डेब्ट के लिए मुझे क्रेडिट तो कर दिया, डेबिट भी करना है। डेबिट करने के लिए डेटर को डेबिट कर दूंगा मैं, किसको डेबिट कर दूंगा, डेटर से 2000 रुपए में काटा ना 1500 रुपए, ठीक है ना। तो बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर 1500 रुपए के वहां से कम हो जाएंगे, और एक नया प्रोविजन 325 रुपए का बन जाएगा। जो रिवैल्यूएशन में जाएगा वो कितना जाएगा, 3 एंट्री बनी। एक एंट्री ये बताई मैंने आपको, एक एंट्री मैंने आपको बताई कि डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट, कितने पैसे, यहां भी 1500 रुपए है। एक एंट्री जो आपको प्रोविजन के लिए बनानी है, नया प्रोविजन, वो प्रोविजन आप बना लीजिए जो रिवैल्यूएशन में जाएगा। किधर आना, रिवैल्यूएशन के टू साइड में, रिवैल्यूएशन के टू साइड में। दैट मींस कि रिवैल्यूएशन अकाउंट तो होगा डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, कितने पैसे 325 रुपए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। तो जनरली जितने भी पॉइंट्स एडमिशन, अभी एडमिशन की कहा, आप इससे रिटायरमेंट कीजिए, डेथ करिए, इस सारे पॉइंट सेम टू सेम इसी तरह से ट्रीट होंगे, इसमें कोई चेंजेस भी नहीं होना है। तो अब आपको बताना है कि ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें और आप नई वीडियो देख सकें। थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।